नमस्कार। आज हम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जिसे NEP 2020 भी कहते हैं, उसकी चीर-फाड़ करने वाले हैं। हाँ, ये आजाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और इसका वादा है कि ये हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने का, सोचने का पूरा तरीका ही बदल देगी। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि ये कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं है। ये तो शिक्षा की पूरी बुनियाद को हिलाने की एक कोशिश है। सही बात है। तो आज हम यही समझेंगे कि कागज पर लिखी ये जो बड़ी-बड़ी बातें हैं वो असल में हैं क्या। और क्लासरूम के अंदर क्या बदलेगा, और सबसे जरूरी इसका हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये इतनी बड़ी पॉलिसी ये आई कहाँ से? मतलब रातों रात तो बन नहीं गई होगी। इसकी कहानी क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी जून 2017 में। तब इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। अच्छा, के कस्तूरी रंगन। जी, और इस कमेटी ने खुद जल्दबाजी नहीं की। लगभग 2 साल तक देश के कोने-कोने से लाखों लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद मई 2019 में जाकर इसका एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अच्छा, यानी इसमें काफी लोगों की राय शामिल है। और जब ये नीति लागू हुई तो कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई। मैंने सुना है कि शिक्षा पर जो खर्च होता है उसको लेकर एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी था। लक्ष्य ये है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगी। 6%? ये मांग तो दशकों से चली आ रही थी। बिल्कुल, और अब जाकर इसे नीति में एक ठोस जगह दी गई है। लेकिन ये 6% का लक्ष्य तो पहले भी कई बार सुना है, पर कभी पूरा नहीं हुआ। इस बार क्या अलग है? देखिए, चुनौती तो अभी भी है। लक्ष्य बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना दूसरी। लेकिन इस बार इसे नीति के केंद्र में रखने से एक दबाव जरूर बनेगा। और असो की बात नहीं है। एक और बड़ा सांकेतिक बदलाव हुआ। MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये तो सिर्फ नाम बदलना हुआ ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क सोच का है। जब हम कहते हैं मानव संसाधन तो ऐसा लगता है जैसे इंसान कोई कच्चा माल है। हाँ, एक रिसोर्स। बिल्कुल, जिसे अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है। शिक्षा मंत्रालय नाम वापस लाकर नीति ये संकेत दे रही है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी के लिए रिसोर्स बनाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर सोचने समझने वाला इंसान बनाना है। सही पकड़ा। ये एक छोटा पर बहुत गहरा वैचारिक बदलाव है। ये बात तो है। और शिक्षकों के लिए भी कुछ नियम बदले हैं। जैसे 2030 तक पढ़ाने के लिए 4 साल की BEd डिग्री जरूरी होगी। जी, और MPhil कोर्स को खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है स्कूल का नया ढांचा। ये 10+2 वाला सिस्टम जो हम सबके खून में बस चुका है, अब वो 5+3+3+4 हो गया है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में इतना कंफ्यूजिंग है। ये है क्या असल में? पहली बार सुनने में ये किसी फोन नंबर जैसा लगता है, पर इसे समझना आसान है। देखिए, पहले 10+2 में 6 साल की उम्र से गिनती शुरू होती थी और 12 साल तक चलती थी। हाँ। अब 5+3+3+4 में 3 साल की उम्र से गिनती शुरू होगी और ये 15 साल तक चलेगी। 1 मिनट, मतलब 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देंगे? ये तो बहुत जल्दी नहीं हो गया? उन पे तो पढ़ाई का बोझ पड़ जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये जो शुरू के 3 साल जोड़े गए हैं वो पहली कक्षा से पहले के हैं। अच्छा। इसे फाउंडेशनल स्टेज का हिस्सा बनाया गया है जो कि 5 साल का है। इसमें 3 साल प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के होंगे और 2 साल कक्षा 1 और 2 के। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन 5 सालों में कोई परीक्षा नहीं होगी। कोई परीक्षा नहीं? तो फिर बच्चे करेंगे क्या? पर होगा। और यहीं पर इस नीति की आत्मा है, मतलब करके सीखना या एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बच्चों को अक्षरों और नंबरों को रटाना नहीं, बल्कि उन्हें खिलौनों और गतिविधियों के जरिए महसूस कराना है। मकसद ये है कि बच्चा स्कूल आने से डरे नहीं, बल्कि वहां आने के लिए उत्साहित हो। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये वो पहला 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज। इसके बाद के +3+3 और +4 क्या है? इसके बाद आता है 3 साल का प्रीपरेटरी स्टेज, जो कक्षा 3 से 5 तक है। यहाँ से थोड़ी औपचारिक पढ़ाई और हाँ, परीक्षाएं शुरू होंगी। ठीक है। फिर आता है 3 साल का मिडिल स्टेज, कक्षा 6 से 8 तक, और यहाँ 2 बहुत बड़े बदलाव हैं। क्या बदलाव है? पहला, कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा जैसे कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग कक्षा 6 से? जी हाँ। और दूसरा, यहीं से व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू होगी। छात्रों को बढ़ाईगिरी, सिलाई, गार्डनिंग जैसे किसी एक हुनर को सीखने का मौका मिलेगा। और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है ना? बिल्कुल। उन्हें असली काम करने वालों के साथ इंटर्नशिप भी करनी होगी।
सुनने में तो ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है, पर क्या कक्षा 6 का बच्चा वाकई में ये तय कर पाएगा कि उसे बढ़ईगिरी सीखनी है या कोडिंग? कहीं हम उन पे बहुत जल्दी करियर चुनने का दबाव तो नहीं डाल रहे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ मकसद करियर चुनवाना नहीं है, मकसद है उन्हें अलग अलग कामों से परिचित कराना। अच्छा। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि वो किताबी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर उसके हाथ में हुनर है। ये नीति उसे ये मौका देती है कि वो अपनी प्रतिभा को पहचाने। ये सम्मान की बात है कि हर काम बराबर है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी 4 साल पर, यानी कक्षा 9 से 12 तक। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रही है असली क्रांति। हमारे और आपके समय में जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की दीवारें थी, हाँ। उन्हें गिरा दिया गया है। अब कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। वाह, मतलब ये सच है। मुझे याद है, मुझे इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी, पर घर वालों और स्कोप के चक्कर में कॉमर्स लेना पड़ा था। ये बदलाव तो कितने ही छात्रों को इस मजबूरी से बचा लेगा। बिल्कुल। अब छात्र अपनी पसंद के विषयों का एक गुलदस्ता बना सकते हैं। गुलदस्ता। हाँ, अगर किसी को फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़नी है या अकाउंट्स के साथ संगीत पढ़ना है, तो वो ऐसा कर सकता है। विषयों का एक पूल होगा और छात्र उसमें से अपनी मर्जी से चुन सकेंगे। लेकिन ये सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है, क्या उतना प्रैक्टिकल है? क्या हमारे स्कूलों के पास इतने टीचर और संसाधन होंगे कि वो एक साथ फिजिक्स और संगीत की क्लास चला सके? ये इस नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। या फिर ये सिर्फ कागज पर ही एक अच्छा सपना बनकर रह जाएगा? देखिए, नीति ने दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने का सारा दारोमदार स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पर होगा। छोटे शहरों और गांव के स्कूलों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। सरकार को यहाँ बहुत ज्यादा निवेश करना होगा। ठीक है, तो ये ढांचा और सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी तो समझ आ गई, लेकिन क्लास के अंदर क्या बदलेगा? क्या पढ़ाने का तरीका भी वही पुराना रहेगा या उसमें भी कोई क्रांति आ रही है? क्रांति की ही बात है। सबसे बड़ा जोर है रटने की जगह समझने पर, जिसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। अच्छा। अब सवाल ये नहीं होगा कि अकबर का जन्म कब हुआ, बल्कि सवाल ये होगा कि अकबर की नीतियां आज के समय में क्यों प्रासंगिक हैं। एक में जवाब रटना है, दूसरे में सोचना है। और यहीं पर आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की भूमिका आती है। मतलब बच्चों को सिर्फ जानकारी का गूगल नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें सोचना सिखाना है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी सोच है बहुभाषिकता को लेकर। हाँ, बहुभाषिकता, यानी क्लास में कई भाषा बोलने वाले बच्चे। ये तो हमेशा एक समस्या मानी जाती है। अगर एक क्लास में कोई हिंदी, कोई तमिल, कोई मराठी बोल रहा है, तो टीचर पढ़ाएगा कैसे? यही तो सोच बदल रही है। नीति कहती है कि यह समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन है, एक पूंजी है। पूंजी? वो कैसे? जब बच्चे एक दूसरे से अलग अलग भाषा के शब्द सीखते हैं, तो वो सिर्फ भाषा नहीं सीखते, वो एक दूसरे की संस्कृति को भी समझते हैं। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इससे उनका दिमाग ज्यादा तेजी से विकसित होता है, उनकी सोचने समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा। और बच्चों को पास फेल करने का तरीका, उसमें भी कुछ बदलाव है। सुना है रिपोर्ट कार्ड अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हाँ, अब साल के अंत में होने वाली परीक्षा का जो खौफ होता था, उसे खत्म करने की कोशिश है। जोर लगातार मूल्यांकन पर होगा, ताकि शिक्षक को पता चले कि बच्चे को कहाँ मदद की जरूरत है। और रिपोर्ट कार्ड, वो अब सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं होगा, उसे 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड कहा गया है। ये 360 डिग्री क्या है? इसका मतलब है कि रिपोर्ट कार्ड बच्चे की पूरी पर्सनालिटी का आईना होगा। वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि बच्चे को गणित में कितने नंबर मिले, बिल्कुल, बल्कि ये भी बताएगा कि वो टीम में काम कैसा करता है, क्या वो नई चीजें सोचने में अच्छा है और क्या वो खेलकूद में हिस्सा लेता है। बिल्कुल। शिक्षक, माता-पिता और यहाँ तक कि बच्चा खुद भी अपना मूल्यांकन करेगा। ये तो कमाल है। ये तो वाकई में एक बच्चे की पूरी तस्वीर पेश करेगा। चलिए, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो भारत में हमेशा बहुत संवेदनशील रहा है, भाषा। इसको लेकर नीति क्या कहती है? भाषा को लेकर नीति ने बहुत संतुलित रास्ता अपनाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी सिफारिश ये है कि कम से कम कक्षा 5 तक और हो सके तो कक्षा 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क सीधा सा है। बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छा सोचते हैं, सबसे अच्छा सीखते हैं। उन पर शुरू से ही किसी दूसरी भाषा में सीखने का बोझ नहीं डालना चाहिए। इससे उनकी बुनियाद मजबूत होती है। एकदम। इसके साथ ही त्रिभाषा फॉर्मूले को लचीलेपन के साथ लागू करने की बात है और साफ कहा गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। और हिंदी को लेकर जो बहस होती है, उसके बारे में क्या? इस पर भी नीति में स्पष्टता है। स्रोत बताते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे अक्सर लोग नहीं समझते।
सही बात है। और साथ ही माध्यमिक स्तर पर छात्रों को कोरियन, जापानीज, फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाएं सीखने का विकल्प भी मिलेगा। और एक बात और, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात की गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो या दिव्यांग हो, उसे बराबर की और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब स्कूल का माहौल ऐसा हो जहां कोई भी बच्चा खुद को अलग थलग महसूस ना करे। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करना कि शिक्षा कुछ लोगों का अधिकार न रहकर सबका हक बने। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नीति सिर्फ सिलेबस या साल बदलने की बात नहीं कर रही, ये शिक्षा को देखने की पूरी सोच बदल रही है। हाँ, रटने से समझने की तरफ, एक स्ट्रीम में बंधने से आज़ादी की तरफ, और सिर्फ नंबरों से पूरी पर्सनैलिटी को आंकने की तरफ। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी दस्तावेज है। हाँ, अगर इसे सही भावना के साथ जमीन पर उतारा गया तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की तस्वीर बदल सकता है। सही बात है। ये सब कागज पर तो बेहतरीन लग रहा है, और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। ये नीति रचनात्मकता, नवाचार और सोचने की आज़ादी की बात करती है, लेकिन असली जादू तो क्लासरूम में एक शिक्षक ही करेगा। तो मेरे मन में यही सवाल आ रहा है कि इस नई सोच के साथ पढ़ाने के लिए हम अपने करोड़ों शिक्षकों को कैसे तैयार करेंगे? सबसे बड़ी चुनौती तो शायद यही है।